गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। अब हम अपनी सेकेंड यूनिट एल्कोहल एंड फिनॉल स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जब हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सिल अर्थात OH से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तब क्या एल्कोहल प्राप्त होते हैं। अतः एल्कोहल के संगत हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न के रूप में भी समझा जा सकता है कि इसमें होता रहा क्या है कि हाइड्रोकार्बन के अगर अपन हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सिल समूह से रिप्लेस कर दे तो अपन का क्या एल्कोहल मिल जाता है। ठीक है। अपन इसलिए अपन एल्कोहल को क्या कह सकते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है। इन्हें जल के एल्किल व्युत्पन्न के रूप में भी समझा जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा अपन जल का जो एल्किल डेरिवेटिव्स है उसके भी अपन इसको डेरिवेटिव्स मान सकते हैं हाइड्रो एल्कोहल को। जैसे कि हाइड्रोकार्बन RH है तो एल्कोहल क्या हुआ, RH हुआ। हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न अथवा जल के एल्किल व्युत्पन्न। ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से बंधित होता है, ठीक है, उसकी संरचना विविधता के कारण कई प्रकार के एल्कोहल होते हैं। ठीक है। और एल्किल के अतिरिक्त यह कार्बन एल्किलील और एल्केनील एल्काइनील चक्रीय या एरिल हो सकते हैं। संरचना विविधता के कारण OH क्या क्रियात्मक समूह के रासायनिक गुणों में भी भिन्नता पाई जाती है। ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर के बेसिस के कारण जो OH एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है। तो OH की जो रिएक्शन मैकेनिज्म है और जो इसकी रिएक्टिविटी है, ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पर उसकी रिएक्टिविटी भी क्या अफेक्ट होती है। जिन यौगिकों में हाइड्रोक्सिल समूह किसी एरोमेटिक वैल्यू से सीधा जुड़ा रहता है उसे अपन क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं। अपने को पता है कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर वो जुड़ा तो उसे अपन फिनोल नाम से जानते हैं। ठीक है। उनके गुणों में भिन्नता स्पष्ट रूप से देखी जाती है, अर्थात एल्कोहल और फिनोल के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है। सबसे पहले अपन एल्कोहल स्टार्ट करेंगे। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि एल्कोहल का वर्गीकरण दो आधार पर होता है। ठीक है। पहला हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर कि एल्कोहल के अणु में उपस्थित OH समूह की संख्या के आधार पर निम्न चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है। इनमें एक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है, इन्हें अपन क्या कहते हैं, एल्केनॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। मतलब जिनके अंदर एक OH समूह अर्थात एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे अपन क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जैसे कि मेथेनॉल है, एथेनॉल है और प्रोपेनॉल है। ठीक है। दूसरी बात करते हैं अपन डाइहाइड्रिक एल्कोहल की, कि इनमें दो हाइड्रोक्सिल समूह दो भिन्न कार्बन पर उपस्थित होते हैं, जैसे डाइओल कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए अगर अपन देखें कि एथेन 1 2 डाइओल है, ठीक है, प्रोपेन 1 3 डाइओल है और प्रोपेन 1 2 डाइओल है। तो पोजीशन अलग अलग हो सकती है लेकिन OH कितने ग्रुप जुड़े होंगे, दो होंगे। तीसरा है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। इनमें तीन हाइड्रोक्सिल समूह भिन्न भिन्न पर उपस्थित होते हैं। ठीक है। जिसे अपन ट्राइओल कहते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण दे रखा है प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल, जिसे अपन ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर कितने हैं, तीन ऑल्केल, तीन है जो कि वह समूह उपस्थित है। अब नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, कि इनमें तीन से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह भिन्न भिन्न कार्बन पर उपस्थित होते हैं। ठीक है। तीन से ज़्यादा अगर OH समूह प्रेजेंट है तो उसको अपन क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे कि सोर्बिटॉल का एग्जाम्पल लें, यहाँ पर कितने हैं, 6 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। ठीक है। तो एक ही कार्बन परमाणु दो या दो से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होने पर वह यौगिक हो जाता है और जल के अणु का निष्कासन कर स्थायी यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। यदि एक ही कार्बन परमाणु पर क्या एक से अधिक OH समूह प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, होने पर यौगिक स्टेबल कन्वर्ट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल निष्कासित कर देगा, जैसे कि H या फिर RCH ओ डबल दो OH ग्रुप जुड़े हुए हैं कार्बन पे। ठीक है। तो ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देगा। ठीक है। और स्टेबल प्रोडक्ट का निर्माण कर लेगा। ठीक है। तो एक ही कार्बन पर दो OH पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्टेबल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा वो, और एक OH समूह किसके रूप में, वाटर के रूप में बाहर निकाल देता है। अतः एल्कोहल के अणु के किसी भी कार्बन परमाणु पर एक ही हाइड्रोक्सिल आबंधित हो सकता है। ठीक है। अर्थात एक OH समूह मतलब एक ही कार्बन पर जुड़ा हो सकता है। ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन का बेस है कि कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, पहला तो था नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेसिस पे, सेकंड है कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, कि जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोक्सिल समूह स्थित होता है उसकी प्रकृति के आधार पर एल्कोहल को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है। कौन कौन सी है, पहला है 1 डिग्री एल्कोहल, कि इनमें प्राथमिक कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है, अतः इस प्रकार के एल्कोहल में CH2OH समूह होता है, जैसे कि RCH2OH है। ठीक है।
सेकेंडरी में देखें तो इनमें हाइड्रोक्सिल समूह द्वितीय कार्बन पर उपस्थित होता है। ठीक है, इस प्रकार के एल्कोहल में CHOH समूह उपस्थित होता है, जैसे कि CHOH हो गया। ठीक है, मतलब एक एल्किल समूह प्रेजेंट है 1 डिग्री एल्कोहल, 2 एल्किल समूह एक्स्ट्रा प्रेजेंट है तो 2 डिग्री एल्कोहल। और ट्रेन्स के अंदर क्या हो जाएगा, इनमें 3 कार्बन परमाणु पर हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है। ठीक है, अतः इन्हें त्रिसंयोजी या COH के समूह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर ये तो था, बेसिक था जो आपने पहले भी पढ़ रखा है। अब अपन नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। ठीक है, नामकरण की, कि एल्कोहल के नामकरण के लिए निम्न 3 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। कौन कौन सी है? पहला है रूढ़ या साधारण नाम, जिसे अपन ट्राइवल या कॉमन नेम भी कहते हैं। ठीक है, कि सरल एल्कोहलों के नामकरण के लिए यह पद्धति उपयोगी है। ठीक है, एल्किल समूह का साधारण नाम लिखने के बाद एल्कोहल अनुलग्न किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अपन देखते हैं मेथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है, आइसोब्यूटिल एल्कोहल है। ठीक है, नियोपेंटिल एल्कोहल, ये तो इसका क्या हुआ, कॉमन या फिर ट्राइवल नाम जो कि जनरली अपन यूज लेते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं दूसरा के व्युत्पन्न या कार्बोनॉल डेरिवेटिव और ड्राइव और कार्बोनॉल की बात करें, कि इस पद्धति के अनुसार सरलतम एल्कोहल CH3OH को कार्बिनोल एवं अन्य सभी एल्कोहलों और इसके व्युत्पन्न को मानकर नामित किया जाता है, कि जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह बंधा होता है। ठीक है, उसके सभी प्रतिस्थाप्य को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पूर्व लिखित किया जाता है। कैसे? देखिए कि कार्बिनोल है, पहला तो सबसे छोटा ही हो गया। अब उसके बाद में एक CH3O जुड़ा तो क्या हो गया, मेथिल कार्बिनोल। ठीक है, और तीसरा क्या हो गया, एथिल मेथिल कार्बिनोल। तो इसके अंदर क्या अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम भी फॉलो किया जाता है, कि जैसे एथिनो एथिल मेथिल हो गया। ठीक है, तो इसमें जो एथ है वो में M से पहले आता है, M से पहले आता है, तो इसके अंदर इसका नामकरण क्या होगा, तीसरे का एथिल, दूसरे बाद में क्या होता है, मेथिल, और क्या, कार्बिनोल। ठीक है, ये हुई सेकेंड बेस। अब अपन बात करते हैं IUPAC पद्धति। ठीक है, कि ये नामकरण की सर्वाधिक क्रमबद्ध एवं उपयोगी पद्धति है। एल्केन के अनुलग्न से ई को हटाकर ओल से प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, एल्केन के अनुलग्न से अपन ई को हटाकर किससे, ओल से प्रतिस्थापित कर देंगे। अतः इनके सामान्य नाम क्या होंगे, एल्केनॉल, एल्कीनॉल या फिर एल्काइनॉल। ठीक है, प्रमुख नियम कुछ इस प्रकार है IUPAC के, कि सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला जिसमें OH समूह स्थित होता है का चयन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करेंगे, जिसके अंदर OH ग्रुप भी ऐड होना चाहिए। ठीक है, चयन करके उस हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न माना जाता है। शेष समूह को प्रतिस्थापित मानकर पूर्व लग्नी किया जाता है। ठीक है, और लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करने के बाद में अगर कोई अदर ग्रुप प्रेजेंट है तो अपन उसको क्या सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, और नाम लिखने से और जब नामकरण करेंगे तो सबसे पहले उनको सब्स्टिट्यूएंट्स को उसको मेंशन करते हैं पूरे लगने के रूप में। ठीक है, सफिक्स के तौर पर। श्रृंखला का नामांकन उस छोर से किया जाता है जिससे OH प्रतिस्थापित कार्बन को न्यूनतम अंक मिले। मतलब जिस श्रृंखला के अंदर कार्बन को कम नंबरिंग मिल रहे हैं, अर्थात OH ग्रुप को कम नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर अटैच होता है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, सभी प्रतिस्थापियों को अनुलग्नित करते समय अंग्रेजी की वर्णमाला के क्रम में किया जाता है। इसको पहले जिस कार्बन पर स्थित होता है उस का अंक लिखकर हाइफन लगाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखें अपन। ठीक है, तो 2 मेथिल मतलब दूसरे कार्बन पर क्या है, मेथिल ग्रुप है, और 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, तीसरा दूसरा एग्जांपल देखें। ठीक है, तो क्या है कि 2 फेनिल। ठीक है, एथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो क्या है, नंबरिंग हो रही है राइट साइड से, तो क्या होगा, 4 क्लोरो 3 एथिल। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम ध्यान रखना है। क्लोरीन पहला आता है। ठीक है, तो 4 क्लोरो 3 एथिल और 1 पेंटेनॉल। ठीक है, अब है फॉर्मेशन मेथड। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं अगर अपन एल्कोहल्स की, कि एल्किनों के ऑक्सी मर्क्यूरीकरण या विमर्क्यूरीकरण से। ठीक है, कि एल्कीन की म्यूर्क्यूरिक एसीटेट व जल के साथ अभिक्रिया टेट्राहाइड्रिडो फ्यूरेन THF कहते हैं, जैसे शॉर्ट में करवाने पर हाइड्रोक्सी एल्किल मर्क्यूरी कंपाउंड बनता है। इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, ऑक्सी मर्क्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि RCH CH2 है, अगर वाटर की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन अगर अपन हाइड्रोक्सिल एल्किल मर्क्यूरी
सेकेंड है THF की प्रेजेंस में करवाएं तो क्या बनता है RCHOH CH2HG OCO CH3 और इसके अंदर क्या जो एसिडिक है मतलब CH3COH एसिटिक एसिड बाहर निकल जाता है। इस यौगिक उत्पाद का सोडियम बोरोहाइड्रोक्साइड के साथ में अपचयन करवाएं मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बोरोक्साइड है वो अगर इसका रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, इस सभी क्रिया को अपन क्या कहते हैं डी मर्क्यूलेशन भी कहते हैं। पहला क्या होता है ऑक्सीमर्क्यूलेशन होता है। ठीक है, जिसमें हाइड्रोक्सी एल्केन मर्क्यूरिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, अब इससे अगर प्योर एल्कोहल प्राप्त करना है तो क्या बन वापस अपन को क्या करना पड़ेगा इसका वी मर्क्यूरिक अर्थात डी मर्क्यूलेशन करवाना होगा। ठीक है, तो इसका जब भी हाइड्रोक्सन बोरोहाइड्रेट की प्रेजेंस में जब इसका रिडक्शन करवाते हैं ठीक है तो अपने को एल्कोहल मिलता है RCHOH CH2Cl मर्क्यूरी अलग हो जाती है और CH3CO माइनस जो एनआयन है उसका फॉर्मेशन होता है। इस अभिक्रिया में एल्केन के द्विबंध पर जल के एक अणु का मार्कोनिकोव के नियम अनुसार योग होता है। मार्कोनिकोव का नियम आपने पढ़ा है छोटी क्लासों में। ठीक है, नेक्स्ट है एल्किनो का हाइड्रोबोरीकरण। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्केन कि एल्कीन के डबल बॉन्ड पर बोरॉन की एडिशन रिएक्शन होती हैं। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया होती हैं। ठीक है, यह अभिक्रिया मार्कोनिकोव नियम का पालन करती हैं। बोरोन इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन हैलाइड के रूप में न्यूक्लियोफाइल की तरह जोड़कर क्या ऑर्गेनोबोरॉन बनाते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस BH3 अर्थात मार्कोनिकोव नियम के अनुसार इसमें एडिशन होता है। मार्कोनिकोव का नियम क्या था कि जब असममित एल्कीन पर एल्कील हैलाइडों का अटैच करवाते हैं ठीक है तो जो इलेक्ट्रोफाइल है ठीक है वो किसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल या पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर जुड़ेगा जब डबल बॉन्ड के ऊपर क्या डबल बॉन्ड से बंधित कार्बन जिसके ऊपर ऑलरेडी हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है ज़्यादा होती है तो उससे अटैच होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसे होगी RCH2 का होल 3b। जब इस ट्राई एल्किन बोरेन की अभिक्रिया सारी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से करवाई जाती है तो कार्बन बोरोन बंध का ऑक्सीकरण हो जाता है और एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, जब रिएक्शन किससे करवाएं RCH2 का होल 3b जब हाइड्रोजनीकरण करवाएं इसका 3H2O ठीक है इन इसकी प्रेजेंस में तो वापस हमें R3R CH2OH ठीक है और Na3BA3 और 3H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। बोरोन अस्थायी होने के कारण डाई बोरोन के रूप में स्थायित्व प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, कि अम्ल की उपस्थिति में एल्कीन के द्विबंध पर जल के एक अणु का योग मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होता है। इस प्रकार संगत एल्कोहल की प्राप्ति होती है। जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2 है ठीक है जो तो इसके ऊपर जब हाइड्रेशन होगा अर्थात H अटैक करेगा ठीक है तो OH किससे जुड़ता है बीच वाले से और तीसरा जो हाइड्रोजन है मतलब जो H प्लस आयन है वो ऑलरेडी उस पे अटैच होगा जिस पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव लॉ। ठीक है, तो क्या बनता है RCHOH डबल बॉन्ड CH2 या डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, इस अभिक्रिया द्वारा सेकेंडरी एल्कोहल बनते हैं। केवल एथीन से अभिक्रिया करवाने पर प्राथमिक एल्कोहल अर्थात एथेनॉल या CH3CH2OH बनता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन की जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो अपन अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।